Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So UPPSC LD grade Mathematics GIC lecturer DSSB TGT PGT अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी ये सब चीज़ें मेंशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रीवियस में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट थ्योरी से रिलेटेड एक लेक्चर कवर किया है, जिसमें मैंने सेट के बारे में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल वहाँ पर देखे हैं। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही डीपली अच्छे से मैंने आपको सेट्स के बारे में समझा रखा है हिंदी और इंग्लिश में। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप सेट थ्योरी को जो है जानेंगे। ठीक है, तो हर लेक्चर से पहले जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस के बारे में बताता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने कवर कर लिया है अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को, एपी, जीपी एंड एचपी को कवर किया है। बेहतरीन लेक्चर्स है, आप लोग इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके आना है विद शॉर्ट ट्रिक वो आपको पता लगेगा। देन हमने किया है सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हमने कवर अप कर लिया है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करूं, मैं वैसे सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को सारी चीज़ें। तो जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला रहा है। तो अगर आप अलजेब्रा कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वालिफाई जो मार्क्स है वो बहुत ही इजीली आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ सेट्स हमने कवर कर लिया है पहले लेक्चर में। रिलेशंस, फंक्शंस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो रिलेशन और फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टोटली रिलेटेड है अलजेब्रा ऑफ सेट्स के साथ। ठीक है, अगर आपको सेट के बारे में पता है ना तो आप रिलेशन फंक्शन पढ़ पाओगे। एंड आफ्टर दैट जब आप रिलेशन फंक्शन को जान जाओगे तो कहीं ना कहीं आप टाइप्स ऑफ रिलेशन को इजीली पढ़ सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन को इजीली पढ़ सकते हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन को इजीली पढ़ सकते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को, इनवर्स ऑफ फंक्शंस को, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट। ठीक है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी भी आपके इसमें मेंशन है। तो सेट थ्योरी बेसिक है, सेट थ्योरी कहीं ना कहीं एक बेस है अगर इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। कहाँ तक के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ तक अगर आपको पढ़ना है, ये जो सिलेबस है ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपको मैंने बता दिया है, सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस का टॉपिक से ही हम कवर करेंगे, तभी जा करके हमें पता लगेगा कि एग्ज़ाम में हमसे क्या क्या पूछने वाला है। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। अब यहाँ पर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, देखो नाम से पता लग रहा है ना, रिलेशन, रिलेशन का मतलब हो गया संबंध, फंक्शन का मतलब हो गया है फलन। अब संबंध क्या है? संबंध मतलब हम कह सकते हैं कि किसी का किसी चीज़ के संबंध होना। जैसे कि कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में किसी पर्सन का पर्सन टू पर्सन के साथ भी रिलेशन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी रिलेशन हो सकता है, संबंध हो सकता है कि नहीं। फंक्शन एक अलग टॉपिक है, जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। फंक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझना है तो पहले रिलेशन समझिए। ठीक है, और रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस के हेल्प से कोशिश करेंगे कि जो रिलेशन है वो क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आ गया ना भैया सेट हमारा, तो सेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखो कभी भी अगर दो सेट हमारे पास दिए हो और उन दोनों सेट्स के हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि लाइक ए, हमारे पास एक सेट गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम बड़े ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए सपोज ए इज द सेट ऑफ टू कलर। एक सेट हमारे पास ए दिया है जिसमें दो कलर है, एक रेड हो गया और एक हमारा ब्लू हो गया। क्लियर है, एक रेड हो गया और एक हमारा ब्लू हो गया। एंड B इज द सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट। अब B हमारे पास एक सेट है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट है,
क्या क्या है, बैग है, कोट है और शर्ट है। बैग को मैं बी से लिख देता हूँ, कोट को मैं सी से लिख देता हूँ, शर्ट को मैं एस से लिख देता हूँ। बन गया ना भैया। अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब देखो हमने यहाँ पर एक छोटा सा, इससे आप समझिए, हमारे पास जो है रेड क्या है, कलर सेट ऑफ कलर्स है जिसमें हम रेड कलर ले रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास है जो है ब्लू कलर है और एक रेड कलर है, सेट ऑफ कलर्स ले रहे हैं जिसमें हमारे पास दो टाइप के कलर्स अवेलेबल है। जब हमारे पास दो टाइप के कलर्स अवेलेबल है, देन दूसरे सेट के साथ हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे ही मैं एक रेड के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किस का निकालूंगा, शर्ट का, कोट का और जो है बैग का, है ना। बैग हो गया, कोट हो गया और शर्ट का, रेड के साथ भी होगा। सिमिलरली ब्लू के साथ भी होगा, बैग हो गया, कोट हो गया और शर्ट हो गया। समझ में आया ना मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है कि रेड का सबके साथ कनेक्शन, ब्लू का सबके साथ कनेक्शन, वो ए क्रॉस बी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ए क्रॉस बी मुझे निकालना है तो सबसे पहले रेड का जो है बैग के साथ कनेक्शन आर कॉमा बी लिख लिया हमने, रेड का सी कोट के साथ कनेक्शन, रेड का सी के साथ कनेक्शन, रेड का एश के साथ कनेक्शन, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू की बात करें तो ब्लू का एश के साथ कनेक्शन, ब्लू का सी के साथ कनेक्शन, ब्लू का आर के साथ कनेक्शन। अब मैं कनेक्शन की बात करूं या फिर यहाँ पर बात करूं रिलेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन इज द रिलेशन। आप समझ लीजिए, रिलेशन मतलब किसी चीज़ से लगाव होना, किसी से जुड़ जाना, वो एक टाइप से हम रिलेशन को कह सकते हैं, है ना, कि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका उसके साथ कोई एक रिलेशन है। तो जैसे रेड अगर बी के साथ जुड़ा हुआ है तो रेड का बी के साथ एक रिलेशन है। ऐसे ही रेड अगर सी के साथ जुड़ा है तो रेड का सी के साथ एक रिलेशन है। ऐसे ही रेड का अगर एस के साथ जुड़ा हुआ है रेड, तो रेड का एस के साथ एक रिलेशन है। सिमिलरली फॉर द ब्लू रिलेटेड विद बी, ब्लू इज रिलेटेड विद सी, ब्लू इज रिलेटेड विद एश। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। अब मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये सब बेसिक जनरली 11th 12th में पढ़ाया जाता है, ये वो बेसिक है। अब कितने रिलेशन बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 रिलेशन बन गए। कितने, ए में जब 2 है, बी में जब 3 है, तो हमारे पास 6 रिलेशन बन गए। समझ में आया? रिलेशन समझ में आया? अब रिलेशन को कैसे लिखना कैसे है, अब जैसे मैंने ए क्रॉस बी तो लिख लिया, पहले रेड को बी के साथ लिखो, है ना, रेड कॉमा बी लिख लो। फिर रेड को जब तक पूरा ना हो जाए इस बी वाले सेट के साथ रिलेशन, तब तक हमें लिखना है। रेड को कोट के साथ लिखना है, फिर रेड को एश के साथ लिखना है। जब रेड का सभी के साथ हो गया रिलेशन, तो ब्लू का हम बात करेंगे, ब्लू को बैग के साथ लिखना है, ब्लू को कोट के साथ लिखना है और ब्लू को शर्ट के साथ भी लिखना है। तो इस प्रकार से हमने बनाया है। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब मैं दूंगा ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये तो एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने आपको करके दिखाया है कि हर एलिमेंट का, एक सेट का एलिमेंट है उसको दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ किस प्रकार से रिलेशन हो सकता है, या फिर किस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। भैया ये रिलेशन ही है। अगर ए हमारा जुड़ा हुआ है एश के, तो एश के साथ आर का जरूरी है कि कोई ना कोई रिलेशन होगा। समझ में आया? वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको हो सकता है कि समझ में आया है। एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसके हेल्प से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्पटी सेट पी और क्यू दिए गए हैं। दो हमारे पास नॉन एम्पटी सेट दिया गया है जिसका कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, पी और क्यू के सभी क्रमित युग्मों ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय है। अर्थात अगर मैं एक जो है बात करूँ, P हमारे पास एक सेट है, अभी इसकी बात करो ना, देखो यहाँ पर इसकी बात करो, तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक हमारा सेट बन गया। क्या बना? एक सेट बन गया ना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है एक सेट ही है हमारा। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट A और सेट के B के एलिमेंट का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका एक समुच्चय है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। क्रमित युग्मों का समुच्चय कहलाता है। क्रमित युग्म मतलब कुछ नहीं है,
क्रमित युग्म मतलब जैसे एक, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है कि ये जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे के सारे हमारे किस में आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच आप प्रॉपर कर रहे हो, लेकिन ना वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लगता है कि इतना मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और वहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये से नीचे ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, मेरे को कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइक हर एग्ज़ाम को देखते हुए, लाइक जैसे ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके मान के चलिए कि LT ग्रेड मैथमेटिक्स, GIC लेक्चरर, DSSB, TGT PGT के जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी TGT PGT लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सबको मुझे एनालाइज़ करना पड़ता है। उन सभी के अंदर कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है, मुझे वो हर चीज़ देखना पड़ता है। तो बहुत मेहनत का काम है, और सब कुछ निकालने के बाद जा कर के आपको जो है ये मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक पर वापस चलते हैं। किसी प्रकार का डाउट रहे तो आप पूछ जरूर लेना, मैं वहाँ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको जो लिखने का तरीका होता है वो P क्रॉस Q में हम लिखते हैं, और जो P क्रॉस Q होता है वो हमारा P, Q के बराबर होता है, और P हमारा कैपिटल P में से आ रहा है, Q हमारा कैपिटल Q में से आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन गुणनफल। और कार्टेशियन गुणनफल से हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है, और ऑर्डर्ड पेयर के सेट को ही हम जो है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब देखो अगला एक यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इफ़ आइदर P और Q इज़ नल सेट, एम्पटी सेट, देन P क्रॉस Q विल बी एम्पटी। अब देखो P भी हमारा, P के अंदर कुछ भी नहीं है, सिमिलरली Q के अंदर भी कुछ भी नहीं है, तो P क्रॉस Q करूँगा तो इसके अंदर भी कुछ होगा ही नहीं। समझ में? यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर P हमारा एम्पटी है, Q हमारा एम्पटी है, तो P क्रॉस Q भी हमारा क्या हो जाएगा? एम्पटी हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आराम से सीखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई प्रेशर की बात नहीं है। अगर अब तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो हो सकता है कि अब मैं कुछ ऐसा लेने वाला हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे, कार्तीय गुणन जिसको हम कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किससे दिखाते हैं? A क्रॉस B से। मैंने आपको बताया था A क्रॉस B जब निकालोगे तो सबसे पहले तो जो पहला होगा उस हर एलिमेंट को सबके साथ गुणा करना है। जैसे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, 1, 1 लिखो, फिर कॉमा के साथ कितना लिखो? 3 लिख दो, कॉमा, फिर 1 को 4 के साथ भी लिखो, कॉमा, फिर 2 है तो 2 को 3 के साथ भी लिखो, फिर 2 को 4 के साथ भी लिखो। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणन हो गया है। इस प्रकार से हम गुणन कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा। चलिए समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे x क्रॉस y है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट x और y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 1 को 1 के साथ लिखेंगे, 1, 1, फिर सब खत्म हो गया, फिर 2 को 1 के साथ लिखेंगे, 2, 1, फिर 3 को 1 के साथ लिखेंगे, 3, 1। तो ये भी इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगला उस एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारे पास एक C क्रॉस D निकालना है हमें, तो 10 क्रॉस 20, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। फिर 10 को 30 के साथ लिखेंगे, कॉमा, 10, 30, फिर 10 को 40 के साथ लिखेंगे, 10, 40। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। समझ आया? आ गया है तो आप कमेंट में मेरे को लिख दीजिएगा कि समझ में आपको प्रॉपर तरीके से आ गया। कमेंट बॉक्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए ताकि मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आए और मुझे भी लगे कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुला है। आपको जो भी लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं, आपका डाउट है वो भी आप लिख सकते हैं, आपका सजेशन है वो भी आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट को यह है P क्रॉस Q है, तो P क्रॉस Q निकालने हमें, तो P हमारे पास देखो 0 है, तो 0,
क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही 0,4 हो जाएगा, 0 के लिए ख़त्म हो गया, 1,3 हो जाएगा, फिर 1,4 हो जाएगा, 1 के लिए ख़त्म हो गया है, फिर 2,3 हो जाएगा, फिर 2,4 हो जाएगा। बस यही हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। एस में 2 एलिमेंट है और टी में 3 एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 2 को 6 के साथ लिखेंगे, 2 को 8 के साथ भी लिखेंगे, 2 को 10 के साथ भी लिखेंगे। नाउ फिर 2 का ख़त्म हो गया, फिर 4 उठाओ, 4 को 6 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 8 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 10 के साथ लिखेंगे। ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना भाई, ये जो एलिमेंट है देखो, 2 को 6 के साथ पहले लिख रहे हैं, फिर 2 को 8 के साथ लिख रहे हैं, फिर 2 को 10 के साथ भी लिख रहे हैं, फिर 4 को 6 के साथ लिख रहे हैं, फिर 4 को 8 के साथ भी लिख रहे हैं, फिर 4 को 10 के साथ भी लिख रहे हैं। ऐसा हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा। कुछ रिमार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रिमार्क मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, जैसे कि इक्वलिटी ऑर्डर्ड पेयर में कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स are equal if and only if the corresponding first element and are equal and the second element are also equal। मैं अगर कह रहा हूँ कि x, p इज इक्वल टू 5,2 है, इसका मतलब है कि जो x है वो 5 के बराबर है। थोड़ा सा अलग रंगों से इसको दिखाते हैं। x का मान 5 है और p का मान 2 है, तभी जा कर के हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं, या फिर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछ दे कुछ पता नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि कंसिडर द इक्वेशन x प्लस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू 7,4 टू सॉल्व फॉर x एंड y वी इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है। अब इन समीकरण में भाई साहब ने क्या कहा है उसको देखिए। इन्होंने ये कहा है कि x प्लस 2 y माइनस 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो बराबर दे रखा है 7,4। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो ऑब्वियसली बात है पहला वाला पहले के साथ बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ बराबर होगा। तो मतलब यहाँ से x प्लस 2 जो है 7 के बराबर आ रहा है और x इज़ इक्वल टू 5 यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है। अगला देखें तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y इज़ इक्वल टू आप यहाँ से देख पा रहे हो कि 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का बराबर होना हम कहलाते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक रिमार्क पॉइंट है वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट A एंड q एलिमेंट्स इन सेट B देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। दैट इज़ इफ़ यदि A में p अवयव है और B में q अवयव है तो A क्रॉस B में p इंटू q अवयव होंगे। अब देखो ये जो वर्ड है मैंने लिखाया है ना, ये जो वर्ड मैंने लिखाया है ना, वो प्रीवियस के जो एग्ज़ाम्पल है इनमें हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलो एक एक एग्ज़ाम्पल से ही समझेंगे जो हमने क्रॉस, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए थे। अब देखो A में अगर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, B में भी 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में क्या बताया था कि इसमें अगर देखो अगर A में P एलिमेंट है, यहाँ पर देखो इसको बढ़िया ध्यान से देखना, अगर A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट है तो A क्रॉस B में इन्होंने ये कहा था कि P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। तो देखो A में हमारे पास 2 एलिमेंट है, B में भी हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में हमारे पास 2 दूना 4 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे A क्रॉस B में, वो हो जाएंगे 4। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको दिखा सकते हैं। अगला बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक है, तो कुछ नहीं करना है, 3 एकम 3 हो जाएगा, बस देखना भी नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें देखो 1 है और इसमें 3 है, तो 1 गुणा 3 मतलब 3 एलिमेंट हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इस वाले में देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है,
तो ऑब्वियसली बात है 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। समझ आया? 6 एलिमेंट हो गए। देखो इसमें हमारे 2 एलिमेंट है, इसमें हमारे 3 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट हो गए। 1 2, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें भी हो गए। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? दूसरा वाला जो यहाँ पर पॉइंट था उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा है कि अगर एन ए बराबर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो ये एग्जांपल मैंने समझा ही दिया है, वही सारे एग्जांपल से इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रीवियस के जो एग्जांपल है वो मैंने समझाया ही आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं इनफाइनाइट सेट्स इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पर ये बात बताया गया ना कि अगर मान के चलो कि ए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है 1 2 3 है, और बी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 और अप टू सोन कुछ पता नहीं है हमें, तो मैं अगर इनका मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये फाइनाइट है। बताया था ना मैंने फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो मैं अगर ए क्रॉस बी निकालूंगा ना तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। एक ऑर्डर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट भी आता है, देख लीजिए, कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी जो है इस प्रकार से, जैसे हम ए क्रॉस बी में कर रहा हूँ तो उसके लिए 2 ही आ रहा है ना, ए कॉमा बी आ रहा है। तो मैं अगर ए क्रॉस ए कर लूँ तो इसके लिए ए कॉमा बी कॉमा सी इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, या फिर 3 कह लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो उसके लिए ए कॉमा बी कॉमा सी इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। सिंपल है बहुत। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कह रहे हैं कि x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2, ये जो दोनों है वो बराबर है किसके, 3 कॉमा 1 के। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब मैंने बता ही रखा है, वही रामायण है। x प्लस वाई जो है 3 आ जाएगा और x माइनस वाई माइनस 2 जो है 1 आ जाएगा। इनको रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है और x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। खाली लेक्चर को अटेंड करने से नहीं, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी आप एग्ज़ाम में करके आ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्लस कॉन्सेप्ट भी है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझाऊँ मैं। देखो P एक सेट दिया है और Q हमारे पास एक सेट दिया है। फॉर्म द सेट P इंटू Q और Q इंटू P। आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये दोनों बराबर है। यदि ये P हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P हमको बनाना है। क्या ये दोनों गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। देखो हमारे पास P क्रॉस Q निकालनी है, तो P हमारे पास देखो क्या है। सबसे पहले P का एलिमेंट उठाओ, P का A का R के साथ मल्टीप्लाई A कॉमा R, B का R के साथ मल्टीप्लाई B कॉमा R, C का R के साथ मल्टीप्लाई C कॉमा R, है ना। P क्रॉस Q आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Q क्रॉस P, कितना आएगा, Q क्रॉस P, तो Q का एलिमेंट पहले आ जाएगा, Q का बाद में आ जाएगा। तो मतलब A क्रॉस A, R कॉमा A, R कॉमा B और R कॉमा C, ये आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है। बराबर कहाँ से है, आप खुद समझे ना। बराबर होने के लिए इनका ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब A कॉमा R, क्या ये बराबर है R कॉमा A का। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि 2 कॉमा 1 क्या बराबर है 1 कॉमा 2 का, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बराबर नहीं है। तो यहाँ जो है क्या दोनों बराबर है, तो आंसर में लिख देना बढ़िया से, नहीं, बराबर जो है नहीं है।
ठीक है, समझ आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो है, अब रिलेशन को समझने के लिए आपने देखा है हमने क्या क्या सीखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीखा है, ऑर्डर्ड पेयर हमने सीखा है, एलिमेंट्स हमने देखा है कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है। अब चलते हैं रिलेशंस पर, संबंध पर। अब देखो P हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है लाइक A, B, C, एंड Q हमारे पास एक सेट है लाइक अली है, भानु है, बिनॉय है, चंद्रा है, दिव्या है। तो ये हमारे पास सेट है। सेट में कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे ऑब्जेक्ट्स के वो हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ABC एक सेट हो गया और अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या का एक सेट हो गया जिसको हमने क्यों नाम दे दिया। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आप खुद समझिए, A को अली के साथ लिखेंगे, ठीक है, फिर A को भानु के साथ भी लिखेंगे, फिर A को विनोय के साथ भी लिखेंगे, फिर A को चंद्रा के साथ भी लिखेंगे, फिर इस A को दिव्या के साथ भी लिखेंगे, कॉमा करके सेपरेट करेंगे ना। फिर B को अली के साथ लिखेंगे, फिर B को भानु के साथ, फिर B को बिनोय के साथ, फिर B को चंद्रा के साथ, फिर B को दिव्या के साथ। फिर ऐसे सिमिलरली C के लिए C को अली के साथ, फिर C को भानु के साथ, फिर C को बिनोय के साथ, C को चंद्रा के साथ, C को दिव्या के साथ। तो यहाँ पर जब P क्रॉस Q निकाला है तो आप देख लीजिए, A को अली, A को भानु, A को बिनोय, A को चंद्रा, A को हम दिव्या, देन लास्ट हमारे पास A को दिव्या, C को दिव्या के साथ इन्होंने लिख के रखा है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। बहुत सारा कहने को मतलब ये है कि टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, इसमें 3 है और इसमें है 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15 एलिमेंट आएंगे। अब इनको पूरे को लिखा नहीं है, वो अलग मैटर है। अब देखो यहाँ ना एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ एक संबंध यहाँ पर दिया हुआ है। संबंध क्या है कि x, y सच दैट x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। तो y के फर्स्ट लेटर का नाम है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं A ले रहा हूँ, A किसके साथ मैच होना चाहिए, A देखो अली के साथ मैच होना चाहिए, क्लियर। मैं अगर B ले रहा हूँ तो B जो है भानु और बिनोय के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैं C ले रहा तो C चंद्रा के साथ मैच होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो A हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, A हमारा अली के साथ मैच हो रहा है। B हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, B हमारा भानु के साथ मैच हो रहा है। B हमारा बिनोय के साथ ही मैच हो जाएगा क्योंकि वही हमारा फर्स्ट लेटर देखना है। फिर C हमारा चंद्रा के साथ मैच होना है कि नहीं, C जो है चंद्रा के साथ मैच होना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन हमारा बन गया है कि नहीं, रिलेशन बन गया है ये। और रिलेशन जब भी दिया हुआ रहेगा ना, वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है, वो चीज़ बताया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इमेज ऑफ रिलेशन। अगर मैं इमेज ऑफ रिलेशन की बात करूँ तो ये सब के सब हमारा रिलेशन की इमेज है। क्या, A का जो इमेज है वो अली है, B का जो इमेज है वो भानु है और बिनोय है, C का जो इमेज है वो चंद्रा है। तो जो इमेज हमारे पास आ रहा है वो अली आ रहा है, भानु आ रहा है, बिनोय आ रहा है और चंद्रा आ रहा है, ठीक है। अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, ठीक है। डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन का मतलब यही हुआ कि जैसे सेट P है, जिस सेट से जिसमें रिलेशन हो रहा है, जैसे P से Q में रिलेशन हो रहा है तो P इसका जो है डोमेन कहलाएगा और Q इसका जो है को डोमेन कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो डोमेन आपको समझ में आ गया है। डोमेन ऑफ द रिलेशन, व्हाट इज डोमेन ऑफ द रिलेशन, P। को डोमेन ऑफ द रिलेशन, को डोमेन इज Q, ठीक है। अब इसमें ना एक वर्ड और आता है, मैंने ऐड नहीं किया है तो आप इसको ऐड कर लीजिए 4th पॉइंट डाल करके, रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है, मतलब A का वो एलिमेंट देखो ना, जैसे A है, P का वो एलिमेंट देखो जो कि B के Q के साथ मैप्ड है,
इमेज बना रहा है। जैसे ए अली हो गया, ये मैप है, भानु हो गया, बिनोय हो गया, चंद्रा हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इसके रेंज है। अब देखो दिव्या इसका रेंज नहीं हो सकता है। दिव्या रेंज क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दिव्या किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, दिव्या किसी के साथ मैप्ड नहीं है। समझ आया ना मेरी कॉन्सेप्ट को? तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये सारे के सारे यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, इसका अली हो जाएगा, भानु हो जाएगा, बिनोय हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको मुझे लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि एक सेट हमारे पास दिया हुआ है ए, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज़ डिफाइंड। अब ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। कैसे रिलेशन डिफाइन हो रहा है? देखो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ना समझेंगे। रिलेशन हमारा है आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ करते हैं। आर जो है रिलेशन हमारा दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट, जो यहाँ पर है वह वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया हमारा। तो ये रिलेशन है। और हमारे पास देखो सेट जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये ए सेट, वो क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये भी ज़रूरी है। अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इस ए के, ये वाले जो ए है ना, इस ये वाला ए से जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एक्स होंगे। और सेम ए, क्योंकि ए क्रॉस ए के लिए ही बोल रखा है ना यहाँ। ठीक है, आर जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, ए टू ए बोल रखा है। तो जब ए टू ए बोल रखा है तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलो यहाँ पर बढ़िया से समझाते हैं। ए टू ए का मतलब क्या है? ए टू ए का मतलब है कि ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो। ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए हमारे पास क्या है, सबसे पहला ए है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ए भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, 1 2 3 4 5 6। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम ए क्रॉस ए निकालें, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें इसकी। तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 1 जो है 4 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा, फिर 1 6 हो जाएगा। अरे यहाँ ब्रैकेट देनी नहीं चाहिए थी। फिर यहाँ पर जो है 1 का हो गया, 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही बनता रहेगा हमारा जितने भी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर, यही आ रहा है। फिर 2 के बाद फिर 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो रहा है, फिर 3 5 हो रहा है, फिर 3 6 हो रहा है। क्लियर है? फिर इस प्रकार चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास 6 है, तो यहाँ 6 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। 6 2 हो जाएगा, फिर 6 3 हो जाएगा, फिर 6 4 हो रहा है, फिर 6 5 हो रहा है, फिर 6 6 हो गया। ये हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर बन गए। कितने ऑर्डर पेयर बनने? 6 गुणा 6 छंग 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। मतलब इसके बीच में और भी एलिमेंट्स आएंगे ना हमारे। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो भी आएंगे ना, इसके अंदर से ही आएगा। मतलब क्या रहा है कि y बराबर x प्लस 1 है। मैं अगर x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ध्यान से समझना। मैं अगर x बराबर a सेट में से 1 रखता हूँ तो y बराबर आ रहा है 2, जो कि इसमें है। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर आ रहा है 2, x बराबर 2 रखने पर y बराबर आ रहा है 3। करके देखिए,
x बराबर 3 रखने पर y बराबर आ रहा है 4, x बराबर 4 रखने पर y बराबर आ रहा है 5, x बराबर 5 रखने पर y बराबर आ रहा है 6, x बराबर 6 रखने पर y बराबर आ रहा है 7, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर आनी भी तो चाहिए, इस सेट के अंदर आनी भी तो चाहिए 7, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाला पार्ट है x बराबर 6 के लिए रिलेशन सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। अब जो है, अब रिलेशन सेट की मैं अगर बात करूँ रिलेशन, तो रिलेशन सेट में क्या आएगा, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है, अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 3 आ रहा है, अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो 4 आ रहा है, अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो 5 आ रहा है, अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो 6 आ रहा है, और 6 रखने पर 7 आ रहा है। 6 हमने इसलिए रख के देखा है क्योंकि यहाँ पर 6 है, x का मान 6 तक ले सकते हैं, लेकिन ले हम तभी सकते हैं जब y का मान भी इसके अंदर आए, जबकि नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे जो रिलेशन है वो हमारा मिल गया है। ये जो रिलेशन है उन्होंने बता रखा था कि आपको इस रिलेशन को बनाना है, परिभाषित किया गया है, जिसके आपको क्वेश्चन देखो, अब रिलेशन हमने बना लिया है। अब एक चीज़ देखना, ये जितने भी रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा ही होगा। देखो 1,2 इसके अंदर है, 2,3 इसके अंदर है, ये है देखो, फिर 3,4 इसके अंदर है, ये है देखो, फिर 4,5 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, फिर 5,6 कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, ये मिल गया है। ठीक है, ये है। तो सारे के सारे जो रिलेशन है वो हमारा मिल चुका है, यहाँ पर आ गया है ना। अब देखो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने रिलेशन को निकाला है। तो इन्होंने जब बोला है उसके बाद देखो कह रहा है कि इसको तीर आरेख है एरो डायग्राम का प्रयोग करके दर्शाना है। अब एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो एरो डायग्राम बनाने का भी तरीका है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बना देते हैं इसको, एक ये बना दिया, और इसी को ही सेम हम क्या करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं। हुआ नहीं है, इन्हीं को उठा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ये बन गया। जब ये चीज़ हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना। अब ये जो है हमारे पास सेट जो है, इस सेट को मैं नाम क्या क्या दे सकता हूँ, देखो यहाँ पर क्या क्या ए से ए में है ना, तो मैं इस सेट को भी ए नाम देना पड़ेगा मुझे, इस सेट को भी मुझे ए नाम देना पड़ेगा, और इस सेट को भी मुझे ए नाम देना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो मैं जब 1 को मैप्ड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं 1 का रिलेशन बना रहा हूँ तो 1 का किसके साथ मैप हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। 2 का मैं बना रहा हूँ तो 3 के साथ हो रहा है। 3 का बना रहा हूँ तो 4 के साथ हो रहा है। 4 का मैं बना रहा हूँ तो 5 के साथ हो रहा है। 5 का मैं बना रहा हूँ तो 6 के साथ हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे के सारे हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। तो पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो एरो डायग्राम हमने बना दिया है, क्लियर है। दूसरा क्या पूछा है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द आर, मतलब डोमेन प्रांत बोलते हैं, सह प्रांत, कोडोमेन और परिसर रेंज। अब मैंने सिखाया था आपको, ये हमारे पास डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या होगा, रेंज वो होगा जो कि इसके साथ मैप्ड है। जैसे 1 के साथ क्या क्या, 2, 3, 4, 5, 6, जो किसी ना किसी का इमेज ज़रूर है। मतलब आप ऐसा समझ लो इसको, एक आप अगर एक सुरक्षा घेरा यहाँ से बना दो, इससे बनाते हैं, चलो एक सुरक्षा घेरा मैं बना देता हूँ, ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन गया ये, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया है। यहाँ से कर देते हैं ऐसे, ये हमारा रेंज बन गया है, ठीक है, ये हमारा रेंज बन गया है। समझ आ गया ना, क्यों भाई, समझ आ रहा है ना। देखो ये रेंज बन गया सारा हमारा, जो जो मैप्ड है किसी ना किसी के साथ। तो तुम्हारा रेंज की अगर मैं बात करूँ, रेंज सेट की, तो रेंज सेट जो हमारा हो जाएगा
वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा रेंज सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब एक डेफिनेशन समझते हैं। अब तक तो हमने देखा है कि रिलेशन कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना, रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे कैसे हम रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, वो देखा है। लेकिन एक्चुअल में रिलेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? देखो, रिलेशन जो है ना वो भी एक हमारा एक प्रकार का सेट ही होता है, वो भी एक प्रकार का सेट ही होता है। और ये जो सेट हमारा होता है वो सबसेट होता है किसका? वो सबसेट होता है जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उस दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। A relation R from a set A to a set B is a subset of the Cartesian product A cross B। इस चीज़ का जीता जागता जो है मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको, समझ आया? देखो कैसे कैसे इसका सबसेट हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी जैसे इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देखो ना, ये सारे के सारे रिलेशन है। ये आर जो है डिफाइन किया था, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन आया कहाँ से है? ये रिलेशन जो है आपने देखा होगा कि जो ये रिलेशन है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है, यही रिलेशन है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो अगर कोई सेट है, मान के चलो कि कोई दो सेट है और उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर ए सेट आर एक रिलेशन मुझे बताना है जो सेट ए से सेट बी में है, तो वो क्या होगा? जो आर होगा ना वो हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। वो मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, अब इसको देखो, इफ़ ए कॉमा बी जो है आर में है, अगर देखो ए कॉमा बी अगर आर में है, वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो 1,2 है वो आर में है, 1,2 क्या है? आर में ही, बिलोंग्स टू का साइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है 2 के साथ रिलेट है। अब इस एरो डायग्राम में भी देख सकते हो इजीली कि 1 किसके साथ रिलेटेड है? 2 के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही 2,3 आर में है तो 2 3 के साथ रिलेटेड है, 3,4 3 4 से रिलेटेड है, 4,5 लिखने का मतलब है कि 4 5 से रिलेटेड है, 5,6 से का मतलब है कि 5 6 से रिलेटेड है। और वो रिलेशन बना कैसे है? वो रिलेशन यहाँ से बना है जो कि डिफाइंड किया गया था हमारे लिए कि ये रिलेशन है। समझ आया ना क्या बोला है ना? मज़ेदार चीज़। तो देखो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि ए क्रॉस बी कहा है आपके लिए। ठीक है, ए क्रॉस बी कहा है। चलो थोड़ा सा बैटरी लो हो रहा है, इसको चार्जिंग कर लेते हैं, है ना, लगा लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ आप देखिए, एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास अभी फ़िलहाल बी है। ठीक है, तो इसका एक हमें रिलेशन बताने हैं, बताया रखा है कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से, और ए जो है बड़ी है बी से। तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालो, निकालो चलो। 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, फिर 3,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, फिर 4,1 हो जाएगा, फिर 4,2 हो रहा है, फिर 4,3 हो रहा है। ऐसे ही 5,1 हो रहा है, 5,2 हो रहा है, फिर 5,3 हो रहा है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब हमें इनमें रिलेशन में वो आएगा, हमें रिलेशन में वो सेट लिखना है जो कि ए मतलब पहला, ए मतलब क्या है? पहला वाला एलिमेंट, दो बी मतलब दूसरा वाला एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट दूसरा वाले से बड़ा होना चाहिए। देखो कौन कौन से बड़ा हो रहा है? ये वाला बड़ा हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये वाला एलिमेंट बड़ा हो रहा है, ये वाला एलिमेंट बड़ा हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। देखो ये वाली एलिमेंट बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली भी बड़ी है, देखो ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली भी बड़ी है। मतलब ये वो रिलेशन है जो डिफाइन कर रखा है।
तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 2,1 आ जाएगा, 2,3,1 आ रहा है, 3,2 आ रहा है, 4,1 आ रहा है, 4,2 आ रहा है, 4,3 आ रहा है, फिर 5,1 आ रहा है, 5,2 आ रहा है, 5,3 भी आ रहा है। तो ये हमारा रिलेशन का सेट बन गया। समझ में आया ना किस प्रकार से हमने रिलेशन को देखा है। और आप देखो कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है यहाँ पर रिलेशन वाले सेट में, ये सारे के सारे रिलेशन वाले जो सेट के एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको जनरली एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानेंगे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहीं ना कहीं इस A क्रॉस B में है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कोई गलत तो नहीं लिखा ना मैंने, कोई गलत तो नहीं लिखा ना मैंने सही लिखा है कि जो R है वो सबसेट है, कहीं ना कहीं सबसेट है कि वो आप खुद ही देख रहे हो। इतना तो आपने अगर सेट पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पर ना कुछ नोट मैंने लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो अगर N में, अगर मैं A में P एलिमेंट की बात करूँ और B सेट में Q एलिमेंट है, देन जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे A से B में वो हमारे 2 की पावर PQ बनेंगे, 2 की पावर P इंटू Q बनेंगे। तो यहाँ पर कितने रिलेशन पॉसिबल हो रहा है, देखो अगर एक ये जो सेट है आप करके देख लीजिएगा कितने रिलेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन है, ये नहीं है, मतलब पॉसिबल रिलेशन की बात किया जा रहा है। और सिमिलरली अगर A में भी एलिमेंट सेम है और B में भी एलिमेंट सेम है, मतलब P और Q दोनों बराबर है, तो जो हमारे पास 2 की पावर P इंटू P हो जाएगा, मतलब 2 की पावर P का स्क्वायर। गलत कर दिया है, 2 की पावर P का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर PQ है, PQ बराबर हो गया तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल रिलेशन हमारे पास यही हो जाएंगे। अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा समझना। अगर देखो A के अंदर एक सेट है, A के अंदर, ठीक है, A के अंदर 2 एलिमेंट है एंड B के अंदर 2 एलिमेंट है। ठीक है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना। A के अंदर जो है कार्डिनलिटी ऑफ A, मतलब कार्डिनलिटी बोल सकते हैं, A के अंदर 2 एलिमेंट है और इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, B की कार्डिनलिटी 2 है। तो यहाँ से जो रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा वो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो टोटल रिलेशन, जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो 16 बन जाएंगे। समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है। P में कितना एलिमेंट है, P में आप देख रहे हो 2 एलिमेंट है। Q में कितना एलिमेंट है, Q में भी आप देख पा रहे हो कि 3 एलिमेंट है। तो जो रिलेशन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम P टू Q, तो 2 की पावर नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर P इंटू Q। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 आ जाएगा, 2 की पावर 6, दैट इज़ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 और एक 6 हो जाएगा। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, तो 64 नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक संबंध में कुल 64 संभावित संबंध है जिन्हें सेट A से सेट B तक परिभाषित किया जा सकता है। यदि सेट A में तत्वों की संख्या 2 है तो सेट B में तत्वों की संख्या बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो टोटल जो रिलेशन होता है वो P इंटू Q होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास 64 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अरे A B करके दे रखा है यार, छोड़ो 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 छोड़ो, A B लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। A इंटू B, ठीक है, तो 2 टू दी पावर A इंटू बी, मतलब इन्होंने कह भी रखा है कि जो है सेट A में तत्वों की जो संख्या है वो 2 है, तो यहाँ से 2 इंटू बी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर, मैं अभी मैंने 64 को करके दिखाया आपको, 2 की पावर में कितना लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। 2 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 2 पावर में 6 है तो घाते कंपेयर हो जाएंगी, तो 2b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3। तो b में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट हो गए। सॉरी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b की मैं बात करूं तो वो हमारे पास 3 हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। और नहीं आ रही है तो एक बार सेट थ्योरी प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बताया होगा मैंने कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से लिंक्ड है। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखना तो बनता ही है, देख लीजिए। मेहनत मैंने किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखेंगे उसको। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंसी क्या बताऊँ कि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य का मतलब क्या है? सौ मतलब क्या है? सौ, देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करता हूँ हिंदी को ना। सौ तुल्य, सौ मतलब सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। सौ मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब शिट, सौ मतलब सेल्फ है ना। अतुल्य मतलब कंपेयर, तुल्य मतलब कंपेयर, तुलना करना। तो ऐसा रिलेशन जो कि खुद से कंपेयर करके बने, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं। कह रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। खुद से, इट सेल्फ खुद से रिलेटेड हो तो वो हमारा टाइप जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। किसी सेट ए पर एक संबंध आर स्वतुल्य होता है यदि ए का प्रत्येक अवयव या प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो जाए। इसको कैसे लिखते हैं कि अगर देखो ए, अगर ए जो है ए कॉमा ए जो है क्या हो जाएगा? आर जो है रिलेटेड होगा, मतलब आर में होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए आर के अंदर वैसे पेयर में मिलना चाहिए, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा 1 1 2 2 इस प्रकार से मिलना चाहिए, तभी जा करके हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक सेट ए है, अब इसमें कह रहा है कि आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए, आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड, जो आर डिफाइंड एज आर जो है हमारे पास इस प्रकार से रिलेशन गिवन है। तो क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये स्वतुल्य है? रिफ्लेक्सिव, ये हमको बताना ही, हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जैसे सेट के अंदर क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। तो जो भी रिलेशन बनेगा ना उसके अंदर 1 का 1,1 होना चाहिए, 2 के लिए 2,2 होना चाहिए, 3 के लिए 3,3 होना चाहिए। तो चेक करना है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा जो रिलेशन दिया है। अगला बात करते हैं, देखो 1 2 3 दिया है तो इसके अंदर भी देखो 1 2 3 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतना ही हो, हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जो पेयर हमारा बन रहा है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन रहा है, ये मौजूद होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। एक सेट ए है, मान के चलो, क्वेश्चन है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास 1,2 है, 1,1 है, 2,5 है, ठीक है, 2,2 है, 3,5 है, फिर 3,3 है, 4,1 है, फिर 4,4 है, फिर 5,5 है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो कहीं ना कहीं इनका डबल डबल ये जो है ना 1 1, जैसे 1 1 है, आप यहाँ देख सकते हो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है और 5 5 भी। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? समझ आया? इसको देखते हैं, ए कॉमा बी एक रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं ए कॉमा ए जो जो एलिमेंट होगा उसका इस प्रकार से रहना चाहिए, बी कॉमा बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू ए, बी इज़ रिलेटेड टू बी, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक
रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। देखो ए कमा ए है, बी कमा बी है, ए बी है, बी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। देखो 2,2, 4,4, 6,6, जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आए तो आपको आंखें बंद करके टिक मार के आनी पड़ेगी, और तभी टिक मार सकते हो जब आप ये ट्रिक सीख जाओगे कि रिफ्लेक्सिव जैसा ही कहा है वैसे ही इनके पेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 4 है तो 4,4 होना चाहिए, 6 है तो 6,6 होना चाहिए। बाकी कोई भी एलिमेंट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये है तो R एक हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। R हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ आया? ये एग्जाम्पल है। तो सेट A है और रिलेशन R जो है A क्रॉस A है, तो क्या ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो A क्रॉस A निकालनी पड़ेगी। तो A क्रॉस A निकालो, निकालो, देखो क्या आ रहा है, निकालते हैं यहाँ पे। A क्रॉस A का मतलब क्या है? A को A के साथ मल्टीप्लाई, मतलब x, x आएगा ही आएगा, x, y भी आएगा, x, z भी आएगा, फिर y, x भी आएगा, फिर y, y भी आएगा, फिर y, z भी आएगा, फिर z, x भी आएगा, फिर z, y भी आएगा, फिर z, z भी आएगा। तो आप खुद ही देख पा रहे हो ना, देख लिया होगा कि अगर x है, y है, z है, तो x, y, z, z बिलोंग करना चाहिए, जो कि है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये 5 एग्जाम्पल था, ये 6 एग्जाम्पल है। एक रिलेशन है, हम देखो अभी ना हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अब एक बार रिफ्लेक्सिव सीख जाओ, जितने भी टाइप के रिलेशन हैं वो आप सीख जाओ, तब जा कर के हम जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एग्ज़ाम करवाती है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, वो भी जानता है कि भैया समय बहुत कम होता है, और उन समय में अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन दे दें कि वो पूरा ऐसा क्वेश्चन देता है कि बहुत छोटा सा एक बेसिक की ज़रूरत पड़ती है, छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, और चट से क्वेश्चन देखा और वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। वो चीज़ होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आता है। हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ आया, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो थोड़ा सा डाउन है, वो हमारा प्रॉपर हो नहीं पाया, हमने उन पॉइंट्स पर फोकस नहीं किया है जहाँ हमें फोकस करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने किसी एग्ज़ाम को दिया है और आपको टफ़ लगा है। तो टफ़ नहीं होता है, आपको बस ट्रिक्स सीखनी होती है, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम बेसिक अभी कर रहे हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। एक रिलेशन आर है, एक सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक सेट हमारे पास दिया हुआ है, ये सेट है। अब इसको देखो, ये जो सेट दिया है ना, अब हमारे पास ये रिलेशन है, ये है, तो रिलेशन हमको निकालनी है और हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले तो रिलेशन निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या दिया है, जो, चलो कोई नहीं, जो रिलेशन है वो यहाँ से आप समझिए, ए हमारे पास एक सेट दिया है, जो ए सेट है वो ये दिया है, और जो रिलेशन है वो इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये जो रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब मैं x का वैल्यू रखूँगा 1, तो x का वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 रखूँगा, ये सारे x कहाँ से आ रहे हैं, सारे x a में से आ रहा है, और सारे के सारे y जो है वो भी a में से ही आएगा, क्योंकि रिलेशन डिफाइन किया गया है a से a में। जब ये दिया है तो a से a में ही हमें समझना है, ठीक है। y कितना आएगा, 6 आ जाएगा। x जब मैं 3 ले रहा हूँ, 3 ले सकता हूँ मैं, इसके अंदर है, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 से 9 यहाँ पर रख रहे हैं हम x का वैल्यू, तब y का वैल्यू निकल रहा है। ऐसे ही x का जो वैल्यू है वो मैं 4 ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू आ रहा है 4 या 12, ठीक है। x का वैल्यू मैं जब 5 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू आ रहा है 5 या 15, और ये 15 हमारा जो है a के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 5 हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रिलेशन हमारा बन रहा है r जो हमारे पास आ रहा है वो क्या क्या है,
1,3 आ रहा है। एक रिलेशन हमारे पास आया है 2,6, एक रिलेशन हमारे पास आया 3,9, एक रिलेशन हमारे पास आया है 4,12। तो क्या इसमें कहीं पर 1 1 2 2 3 3 ऐसे 13 13 14 14, 14 है? नहीं है। इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक रिलेशन आर दिया है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, नंबर डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो बताया गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और जो x का जो मान है ना वो 4 से छोटी है, और x सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब मैं x का मान अगर 1 रख रहा हूँ तो y का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। x का मान अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो y का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। x का मान मैं अगर 3 रख रहा हूँ तो जो y का मान आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो जो रिलेशन बन रहा है, कहीं पर देखो x और y सेम होना चाहिए, कहीं पर सेम मिल रहा है, कहीं पर सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कहीं पर अगर सेम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो है नहीं है, इसको बिल्कुल कट करके आ जाओ। ठीक है, सही करा ना हमने? हाँ, 5 लेना, x का मान तो 4 से छोटा ही होना चाहिए, y का मान बढ़िया आ सकता है, अब रिस्ट्रिक्शन दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए रिलेशन है आर इन द सेट ए, ठीक है ना, एज y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y को x से डिविजिबल, मतलब जो रिलेशन दिया है ना कह रहा है कि y x से डिविजिबल है, कब? जब ये सेट हमारे पास हो। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चेक करो। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं a, ले रहा हूँ, अगर मैं ये रिलेशन है डिफाइन कर रहा हूँ a, तो वो r में होना चाहिए। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो क्या a को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, a को एक डिवाइड। यही तो कहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। तो आप हर एलिमेंट के लिए चेक करो कि 1,1 में लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 1 से डिवाइजिबल है। 2,2 में अगर लिख रहा हूँ, मतलब रिलेशन तो यही चीज़ बताया ना, x, y क्या है? y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y x से डिविजिबल है। तो 2,2 लिख रहा हूँ तो मतलब 2 जो है 2 से डिविजिबल है। ऐसे हर एलिमेंट से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ऐसा पेयर हमें 6,6 तक पूरा मिलेगा। इसका मतलब यही हो जाएगा कि 6 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। टाइम लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत अगर लग भी रहा है तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ तभी लग रहा है। ठीक है, वैसे टाइम लगने की बात ही नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आंखें बंद करके टिक मार के आनी पड़ेगी, तभी जा करके कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस होमवर्क को आप ज़रूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिखना। आंसर कैसे लिखोगे कि 9 जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपका क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर है तो 9 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कमेंट में, 9 का यस रिफ्लेक्सिव, इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ 9 जो है रिफ्लेक्सिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आज जो है इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा है। आज इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा करना भी ठीक नहीं है। हम अगले चैप्टर में अगला रिलेशन को देखेंगे, जितना भी पॉसिबल है उतना हम कवर करेंगे, धीरे धीरे हर चीज़ को करेंगे। टाइम है हमारे पास, सिलेबस भी काफ़ी है, तो थोड़ा सा फास्ट भी हमें करनी है, और कम समय में हर चीज़ कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। सही लगे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आपके तक पहुंच जाए, वही मैं चाहता हूं। आपकी पढ़ाई भी चले, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। सारे के सारे अच्छे जो है कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सभी जो है मेरे चैनल से पढ़ें और आपको एक अच्छा नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।